गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग आदमी अकेला रहता था। और उसकी उम्र लगभग 33 साल थी और उसकी आंखों में जिंदगी की सारी कहानियां बसी थी, कुछ कड़वी। रामलाल की पत्नी सरस्वती का कई साल पहले निधन हो चुका था और उसका इकलौता बेटा रवि शादी के बाद शहर चला गया था। शुरुआत में रवि पिता से मिलने आता था, लेकिन धीरे धीरे शहर की चकाचौंध और जिम्मेदारियों में ऐसा खो गया कि अब सालों से उसने पिता की सुध तक नहीं ली थी। रामलाल हर दिन बेटे का इंतजार करता, लेकिन न चिट्ठी आती न फोन। उसकी दुनिया अब बस एक टूटी खाट, दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें और बीते दिनों की यादें थीं। गांव वाले कभी कभी उसे खाना दे जाते, लेकिन हर दिन किसी के सहारे जीना भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता। एक वक्त था जब वही रामलाल अपने खेतों का राजा था, लेकिन अब एक रोटी के लिए तरसता था। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। रामलाल की झोपड़ी पक रही थी और उसे ठंड लग रही थी। उसने अपनी पुरानी धोती लपेटी और गांव के चौपाल की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि कोई उसे थोड़ा खाना दे देगा। लेकिन आज गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त थे। किसी ने उसे देखा भी नहीं। वह भीगता रहा, कांपता रहा और अंत में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या उसकी जिंदगी का यही अंत था? क्या कोई उसे याद भी करेगा अगर वह चला गया? उसी समय गांव में एक नौजवान पत्रकार अमन आया, जो बुजुर्गों की हालत पर एक रिपोर्ट बना रहा था। उसने रामलाल को इस हालत में देखा और पास आकर पूछा, बाबा, आप यहां इस हालत में क्यों बैठे हैं? रामलाल ने कांपते होठों से कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं है। भूख लगी थी, लेकिन अब आदत हो गई है। अमन की आंखें नम हो गई। उसने रामलाल को अपने साथ ले जाकर खाना खिलाया और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी कहानी सुनी। अमन ने सोचा, अगर इस आदमी का बेटा जिंदा है तो इसे ऐसे जीने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है? उसने शहर जाकर रवि को ढूंढने की ठानी। शहर पहुंचकर उसने कई जगह पूछताछ की और अंत में एक बड़ी कंपनी में रवि को ढूंढ निकाला। लेकिन जब वह रवि के पास पहुंचा तो जो सच सामने आया उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रवि किसी बड़ी कंपनी में अफसर था, लेकिन उसकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। कर्ज में डूबा, ऑफिस के तनाव से घिरा और परिवार की उम्मीदों के बोझ से दबा हुआ रवि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो रिश्तों से ज्यादा पैसे की परवाह करता था। जब अमन ने उसे पिता की हालत बताई तो रवि ने अनमने भाव से कहा, भाई, मेरी भी बहुत परेशानियां हैं। मैं अपने पिता का ध्यान नहीं रख सकता। अमन का खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान अपने जन्म देने वाले पिता के लिए इतना कठोर हो सकता है। उसने रवि को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने पिता की सुध नहीं ली तो वह पूरी कहानी मीडिया में फैला देगा। रवि डर गया। समाज में उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। मजबूरी में वह गांव जाने को तैयार हुआ। जब रवि कई सालों बाद गांव पहुंचा और अपने बूढ़े पिता को देखा तो उसका दिल एक पल के लिए पिघल गया। लेकिन यह एहसास बस कुछ ही क्षणों का था। उसने सोचा, अगर मैं पिता को शहर ले गया तो मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। रवि ने बहाना बनाते हुए कहा, बाबा, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। रामलाल ने चुपचाप अपने बेटे की आंखों में देखा। वह समझ गया था कि यह वही बेटा नहीं था जिसे उसने बचपन में गोद में खिलाया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच और स्वार्थ था। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बता दे कि क्या एक दिन जब मैं चला जाऊंगा तू मेरी मिट्टी को कंधा देगा? रवि सिर झुकाकर चुप हो गया। जवाब देना मुश्किल था। अमन, जो यह सब देख रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गांव वालों के सामने पूरी सच्चाई खोलकर रख दी। सभी ने रवि की आलोचना की, लेकिन रामलाल ने सबको रोकते हुए कहा, मत डांटो इसे। यह वही फसल है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। इस वाक्य ने रवि के अंदर कुछ बदल दिया। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा। क्या वह वाकई इतना बदल चुका था? उसने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं आपको अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि ने अपने अपने पिता को शहर ले जाने का फैसला किया। उसने उनके लिए एक आरामदायक घर बनाया और उनकी देखभाल करने लगा। अमन ने अपने कैमरे में यह पूरी कहानी कैद। रवि अपने पिता राल को गांव से शहर ले आया। शहर की रौनक और तेज भागती जिंदगी के बीच रामलाल को यह सब नया लग रहा था। वह पहले दिन से ही बेचैन था। वह गांव की खुली हवा, चौपाल पर बैठकर बातें करना और खेतों में टहलना याद करता था।
रवि ने पिता के रहने के लिए एक अच्छा कमरा तैयार किया था, लेकिन वह कमरा एक सुनहरे पिंजरे की तरह था। बड़ा था, आरामदायक था, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। शहर में आने के कुछ ही दिनों बाद रामलाल को एहसास हुआ कि रवि और उसकी पत्नी सुमन के पास उसके लिए ज्यादा समय नहीं था। रवि दफ्तर की भागदौड़ में खोया रहता और सुमन घर के काम और सोशल लाइफ में व्यस्त रहती। उनके लिए पिता अब भी एक जिम्मेदारी ही थे, ना कि प्यार और सम्मान का हिस्सा। एक दिन रवि दफ्तर से घर आया और देखा कि उसकी पत्नी गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, रवि, पापा का यहां रहना अब मुश्किल हो रहा है। हमें अपने खुद के भी कुछ सपने हैं। मैं हर समय उनकी देखभाल नहीं कर सकती। रवि चुप रहा। उसे पता था कि सुमन जो कह रही थी वह समाज में आम बात थी, लेकिन वह यह भी समझ गया कि उसे एक फैसला लेना होगा। कुछ दिन बाद रवि ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी जगह रहे जहां आपकी सही देखभाल हो। मैंने आपके लिए एक अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढा है। वहां आपके जैसे कई बुजुर्ग हैं, आपका मन भी लगेगा। बेटा, क्या तू मुझे फिर से अकेला छोड़ने जा रहा है? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। रामलाल ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तेरा फैसला है तो मैं तैयार हूं। अगले ही दिन रवि अपने पिता को एक आलीशान वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वहां बड़े बड़े कमरे थे, अच्छा खाना था, लेकिन वह अपनापन नहीं था जो किसी घर में होता है। रामलाल के दिल में दर्द था, लेकिन अब वह तकलीफें सहने का आदी हो चुका था। कुछ दिन बाद वृद्धाश्रम में एक पत्रकार स्नेहा आई, जो वहां की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। उसने जब रामलाल की आंखों में उदासी देखी तो उसने उनकी पूरी कहानी सुनी। रामलाल ने कहा, बेटा, इस उम्र में हम लोग किसी से सहानुभूति नहीं चाहते, बस अपनेपन के दो बोल चाहते हैं। स्नेहा की आंखें भर आई। उसने इस पूरी कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री में बदलने का फैसला किया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे देखा। कई ने अपने माता पिता के प्रति व्यवहार पर सोचना शुरू किया। रवि ने जब यह वीडियो देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर वही गलती की जो पहले की थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए पिता को अकेला छोड़ दिया। उसने तुरंत वृद्धाश्रम जाकर पिता के पैरों में गिरकर कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से वही गलती कर बैठा। अब आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे अपने घर में हमेशा के लिए। रामलाल ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर कहा, अगर तू अब भी अपने फैसले पर कायम रहेगा तो मैं चलूंगा। रवि ने सिर हिलाया और पहली बार दिल से कहा, बाबा, वादा करता हूं। रामलाल वापस घर आ गए, लेकिन इस बार रवि ने अपनी सोच बदल दी थी। उसने पिता के साथ वक्त बिताना शुरू किया, उन्हें अपने बिजनेस के काम में शामिल किया और उनकी सलाह लेने लगा। धीरे धीरे रामलाल की उदासी खुशी में बदलने लगी। अब वह अकेला नहीं था। अब वह सिर्फ रवि का पिता नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक सलाहकार और सबसे बढ़कर एक परिवार का भिन्न हिस्सा था। इस पूरी घटना ने ना सिर्फ रवि को बल्कि हजारों लोगों को सिखाया कि बुढ़ापा बोझ नहीं होता, बल्कि अनुभव का खजाना होता है। रामलाल अब अपने बेटे रवि के साथ रहने लगे थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वह केवल अपने बेटे के सहारे नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का सही उपयोग करने का फैसला किया। एक दिन जब रवि अपने बिजनेस को लेकर परेशान था, रामलाल ने उससे पूछा, बेटा, क्या बात है? तू इतना चिंतित क्यों है? रवि ने कहा, बाबा, बिजनेस में घाटा हो रहा है। मार्केट में बहुत प्रतिस्पर्धा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे कैसे संभालूं। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मैं गांव में था तो मैंने छोटे छोटे व्यापारियों को सफल होते देखा है। व्यापार में मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा मंत्र है ग्राहक का विश्वास जीतना। तू अपने ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क कर, उनकी जरूरतें समझ और फिर देख कैसे तेरा व्यापार आगे बढ़ता है। रवि को अपने पिता की बात सही लगी। उसने अपने व्यापार के तरीकों में बदलाव करना शुरू कर दिया। वह अपने ग्राहकों से मिलने लगा, उनकी परेशानियों को समझने लगा और उनकी जरूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव करने लगा। कुछ ही महीनों में रवि का बिजनेस फिर से फलने फूलने लगा। रवि को एहसास हुआ कि उसके पिता केवल एक साधारण बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक असली मार्गदर्शक है। रामलाल ने सोचा कि अगर उनका अनुभव रवि के काम आ सकता है तो यह दूसरे बुजुर्गों के लिए भी उपयोगी हो सकता है।
उन्होंने अपने जैसे कई बुजुर्गों से बात की और जाना कि अधिकांश लोग अपने परिवार में खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, बुजुर्गों के लिए एक काउंसलिंग सेंटर खोलने का फैसला किया। रवि ने पिता का पूरा समर्थन किया और अपनी कंपनी में एक अलग सेक्शन बनाया जहां बुजुर्ग अपने अनुभवों को युवाओं के साथ बांट सकते थे। धीरे धीरे यह सेंटर इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग रामलाल को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब रामलाल केवल एक सेवानिवृत्त किसान नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक बन गए थे। उन्होंने साबित कर दिया कि बुढ़ापा किसी व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे और भी समझदार और मूल्यवान बनाता है। अब जब रामलाल के सेंटर की सफलता बढ़ने लगी तो उन्हें कई जगहों से बुलावा आने लगा। उन्होंने कई सेमिनारों में भाषण दिए जहां उन्होंने बताया कि कैसे बुजुर्गों का अनुभव समाज के लिए अनमोल है। रवि को गर्व महसूस हुआ कि उसके पिता अब उससे भी बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त कर चुके थे। रामलाल को कई सम्मान मिलने लगे, यहां तक कि एक दिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्ग प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वही दिन था जब रवि ने पहली बार कहा, बाबा, मैं आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में आपने मुझे सिखाया कि असली सफलता क्या होती है। मैं सिर्फ पैसे कमाने को ही सफलता समझता था, लेकिन आपने सिखाया कि सच्ची सफलता वो होती है जिसे दूसरों का जीवन सुधर सके। रामलाल ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तक जीवन है तब तक कुछ नया सीखने और करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। रामलाल ने न केवल अपने बेटे की जिंदगी बदली, बल्कि हजारों बुजुर्गों को एक नई राह दिखाई। उन्होंने साबित किया कि बुढ़ापा कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे सशक्त दौर हो सकता है अगर उसे सही तरीके से जिया जाए। रवि को अब अपने पिता पर पहले से भी ज्यादा गर्व था। उसने सीखा कि माता पिता केवल पालन पोषण के लिए नहीं होते, बल्कि उनके अनुभवों का सही उपयोग करके हम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। रामलाल की जिंदगी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह एक बुजुर्ग होते हुए भी समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे थे। उनकी सोच, उनका अनुभव और उनकी कहानी लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन जब रामलाल अपने सेंटर में बैठे थे, उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन जो शब्द कानों में पड़े उन्होंने रामलाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। रामलाल, तुम जिस सफलता पर गर्व कर रहे हो वो एक बहुत बड़े धोखे पर टिकी हुई है। तुम्हारा अपना ही बेटा तुम्हारे खिलाफ एक चाल चल रहा है। सावधान रहो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रामलाल का मन अचानक बेचैन हो गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? रवि, जिसने उन्हें दोबारा अपनाया था, वो उनके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है? उन्होंने तुरंत रवि से बात करने का फैसला किया, लेकिन रवि उस समय शहर से बाहर था। यह सब उन्हें और भी संदेहास्पद लगा। रामलाल को चैन नहीं आ रहा था। उन्होंने खुद ही सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। अगले दिन वह चुपचाप रवि के ऑफिस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ कर्मचारियों से बातचीत की। एक कर्मचारी शेखर से जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। शेखर ने बताया कि रवि ने अपने पिता के नाम पर जो वृद्धाश्रम और काउंसलिंग सेंटर बनाया था, उसके पीछे असल मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। वह बुजुर्गों की कहानियों को सोशल मीडिया पर वायरल करवाकर लाखों रुपए कमा रहा था। रामलाल को यह सुनकर गहरा झटका लगा। क्या उनका बेटा फिर से उनके साथ छल कर रहा था? रामलाल ने खुद पूरे मामले की जांच करने की ठानी। उन्होंने कुछ पुराने भरोसेमंद दोस्तों की मदद से सेंटर के दस्तावेज खंगाले और पाया कि रवि ने उनके नाम से कई बिजनेस डील साइन कर रखी थी। इसका मतलब था कि अगर कभी कुछ गलत होता तो उसका पूरा दोष रामलाल पर आता, जबकि असली खेल रवि का था। अब रामलाल के सामने दो रास्ते थे। या तो वह इस सच को नजरअंदाज करके चुपचाप रहते और रवि को उसका खेल खेलने देते, या फिर वह एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस साजिश को बेनकाब करते। रामलाल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने अपनी कहानी को एक नए तरीके से सबके सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने मीडिया को बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, बुजुर्गों का सम्मान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि असली इज्जत तब होती है जब उनका भरोसा ना तोड़ा जाए।
मैंने अपनी जिंदगी में कई गलत फैसले लिए, लेकिन अब मैं सही फैसला लेना चाहता हूं। उन्होंने सबूतों के साथ खुलासा किया कि रवि ने कैसे उनके नाम पर धोखाधड़ी की योजना बनाई नहीं थी। रवि ये सब सुनते ही गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे इस तरह बदनाम कर रहे हैं। रामलाल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब पहली बार तूने मुझे छोड़ दिया था तब मैं टूटा था, लेकिन इस बार मैं टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ हूं। तूने मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं इसे किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। रवि की सारी साजिश उजागर हो चुकी थी। वह समाज की नजरों में गिर चुका था। इस घटना के बाद रामलाल ने फैसला किया कि वह अब और किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने काउंसलिंग सेंटर को पूरी तरह से एक नॉन प्रॉफिट संगठन में बदल दिया। अब वहां से आने वाले सारे पैसे जरूरतमंद बुजुर्गों की भलाई में लगाए जाने लगे। रामलाल ने दिखा दिया कि बुजुर्ग केवल सहारे की तलाश में नहीं होते, बल्कि वे खुद भी बदलाव ला सकते हैं। वही रवि अपनी गलती के कारण हर तरफ से अपमानित हो चुका था। उसे समझ आ गया कि धोखे की बुनियाद पर बनाई गई चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती। अंत में रवि खुद पिता के पास आया और रोते हुए, बाबा, मैंने फिर से आपको खो दिया, मुझे माफ कर दो। रामलाल ने उसे देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वो ममता नहीं थी जो पहले थी। माफ कर सकता हूं, लेकिन भरोसा वापस नहीं ला सकता बेटा। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। रवि समझ चुका था कि उसने जो किया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। रवि की साजिश का पर्दाफाश करने के बाद रामलाल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन चुके थे। उनके वृद्धाश्रम और काउंसलिंग सेंटर में अब न केवल बेसहारा बुजुर्ग आते थे, बल्कि युवा पीढ़ी भी जीवन के सही मायने समझने के लिए वहां पहुंचने लगी। रामलाल अब केवल एक आश्रयदाता नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गए थे। लेकिन क्या यह बदलाव समाज को सच में स्वीकार था? कुछ लोग थे जो उनकी सफलता से जल रहे थे, और इसी जलन ने एक नई मुसीबत। रामलाल के वृद्धाश्रम की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लालची लोगों को रास नहीं आई। कुछ बड़े बिजनेसमैन और राजनेता जो वृद्धाश्रम और समाज सेवा के नाम पर केवल अपना फायदा देखते थे, उन्हें लगा कि रामलाल के लिए खतरा बन सकते हैं। एक रात जब रामलाल अपने कमरे में सो रहे थे, तभी दो नकाबपोश लोग चुपचाप वृद्धाश्रम में घुसे। उनका इरादा साफ था, रामलाल को डराना, धमकाना और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें खत्म कर देना। लेकिन तभी रामलाल के पुराने दोस्त रघुकांत, जो वहां पहरेदारी कर रहे थे, ने उनकी हलचल सुन ली। उन्होंने तुरंत शोर मचा दिया। बाकी बुजुर्गों ने एकता दिखाते हुए उन बदमाशों को पकड़ लिया। जब उन नकाबपोशों से सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने कबूल किया कि उन्हें किसी बड़े नेता ने भेजा था। अब रामलाल को समझ आ चुका था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। और रामलाल को अब एहसास हो गया था कि सिर्फ बुजुर्गों की सेवा करना ही काफी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भी जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि अब वह न्याय और समाज सुधार के लिए खुद उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि वृद्धाश्रम और समाज सेवा से जुड़े संगठनों का सही ऑडिट होना चाहिए, ताकि कोई इनका गलत फायदा न उठा सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नेता, बिजनेसमैन और भ्रष्ट अधिकारी सभी रामलाल के खिलाफ हो गए। उन्हें धमकियां मिलने लगीं। उनका वृद्धाश्रम बंद करवाने की कोशिशें होने लगीं। यहां तक कि उनकी जान को भी खतरा हो गया। लेकिन रामलाल पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने समर्थन में पूरे समाज को खड़ा कर दिया। रामलाल ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। हजारों बुजुर्ग और युवा उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। मीडिया में यह मुद्दा तेजी से फैल गया। अब सरकार को भी इस पर ध्यान डाले उजागर होने लगे। आखिरकार सरकार को बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए एक नया कानून बनाना पड़ा। अब कोई भी वृद्धाश्रम या समाजसेवी संगठन बिना उचित निगरानी के नहीं चल सकता था। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उनकी लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस बुजुर्ग के लिए थी जिसे कभी अपनों ने ठुकरा दिया था। रामलाल अब सिर्फ एक समाजसेवी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके थे।
उनके वृद्धाश्रम को अब रामलाल सेवा केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। हर कोई उनकी कहानी से सीख लेता था। रवि भी अपनी गलतियों पर पछता रहा था, लेकिन रामलाल ने उसे पूरी तरह माफ नहीं किया। उन्होंने कहा, बेटा, माफी देना आसान है, लेकिन दोबारा भरोसा जीतना मुश्किल। अगर तुझे सच में अपनी गलती सुधारनी है तो समाज के लिए कुछ करके दिखा। रवि ने भी समाज सेवा शुरू कर दी, लेकिन रामलाल ने उसे अपने संगठन से अलग रखा। अब वह सिर्फ एक गरीब बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी बन चुके थे। रामलाल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ एक साधारण वृद्ध नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुके थे। उनके नाम पर समाज सेवा केंद्र खुल चुके थे, सरकार ने उनकी बातों को माना और बुजुर्गों के अधिकारों को लेकर नए कानून बनाए। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान हो सकती थी? एक दिन जब रामलाल अपने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से बातें कर रहे थे, तभी एक महिला रोती हुई उनके पास आई। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मेरे ही बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। रामलाल ने उसे पानी दिया और शांत करने की कोशिश की। जब महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो रामलाल के होश उड़ गए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पुरानी दोस्त सरिता थी। सरिता और राम कई साल पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके परिवारों की भी जान पहचान थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों की जिंदगी अलग राहों पर चली गई। रामलाल को देखकर सरिता और ज्यादा रोने लगी। रामलाल भाई, तुमने तो अपनी तकदीर खुद बदल ली, लेकिन मैं अब भी उसी अंधेरे में जी रही हूं जहां तुम सालों पहले थे। रामलाल ने उसे दिलासा दिया और उसकी कहानी पूछी। सरिता ने बताया कि उसके बेटे ने उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली थी। जब उसने विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया। रामलाल को यह सुनकर अपना अतीत याद आ गया। क्या यही दुनिया थी? बेटे बेटी के लिए मां बाप की कोई कीमत नहीं। रामलाल ने फैसला कि वह इस अन्याय के खिलाफ फिर से आवाज उठाएंगे। रामलाल ने अपने वकीलों से संपर्क किया और सरिता के बेटे को कानूनी नोटिस भिजवाया। अब मामला अदालत तक। सरिता बेटा एक ताकतवर बिजनेसमैन था। उसने कई लोगों को पैसे देकर मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल अब कोई कमजोर इंसान नहीं थे। उन्होंने मीडिया में जाकर पूरा मामला उजागर कर दिया। अब पूरी जनता सरिता के साथ खड़ी हो गई। पूरे देश में बुजुर्गों अधिकारों की आवाज फिर से बुलंद हो गई। आखिरकार अदालत ने सरिता के पक्ष में फैसला सुनाया। उसे उसका घर और संपत्ति वापस मिल गई और उसके बेटे को बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के लिए सजा सुनाई गई। इस घटना ने रामलाल को एक नया विचार दिया। उन्होंने फैसला किया कि वह सिर्फ एक वृद्धाश्रम नहीं चलाएंगे, बल्कि एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जहां अनाथ बच्चों और बुजुर्गों को साथ रखा जाए। उन्होंने इस पहल को नाम दिया अनाथ नहीं, हमारे अपने। अब वहां ऐसे बच्चे आते थे जिन्हें उनके माता पिता ने छोड़ दिया था, और ऐसे बुजुर्ग रहे जिन्हें उन बच्चों ने त्याग दिया था। यह पहल इतनी सफल हुई कि अब पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। एक दिन रामलाल के बेटे रवि वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या खोया। मुझे माफ कर दो। रामलाल शांत थे। उन्होंने कहा, माफी देने का अधिकार तो भगवान का होता है, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। रवि ने अपने पिता के सामने सिर झुका लिया। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। आखिरकार परिवार फिर से एक हो गया था। कहानी का संदेश: बुजुर्गों का सम्मान करो, वरना वक्त तुम्हें भी उसी हाल में ला सकता है। सिर्फ खून का रिश्ता ही परिवार नहीं होता, प्यार और सम्मान से भी परिवार बनता है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका देना भी जरूरी है।